से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं मोर देन ब्लू का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने तीसरा एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, इस एपिसोड का नाम है फॉरएवर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ईची के बेटे केले की एक बचपन की एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर ईची और केले हार्ट नाम के टॉय से खेल रहे होते हैं। फिर ईची केले को हार्ट के बारे में काफी सारी बातें बताती है। फिर प्रेजेंट में केले का चेकअप होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब दोनों जा रहे होते हैं तभी केले कहता है ये मेरी 5वीं सर्जरी है। फिर केले ईची से पूछता है क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? तभी ईची कहती है बिल्कुल। फिर ईची कहती है तुम्हें सर्जरी से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी केले कहता है कि किसने कहा मैं डर रहा हूँ, मैं तो स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। फिर दोनों चले जाते हैं। अभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर के की टेस्ट रिपोर्ट आती है। नेक्स्ट सीन में हमें क्रीम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो के का वेट कर रही होती है। जब के घर आता है फिर क्रीम के पास जाती है, उससे रिपोर्ट के बारे में पूछती है कि उसे कुछ नहीं बताता, बस इतना ही कह देता है डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बॉडी में विटामिन बी की कमी है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। के क्रीम को गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने लगता है। फिर क्रीम के पास आती है और उससे कहती है क्या हम इस वीकेंड वापस बीच पर चले, पर के उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे क्रीम को बहुत बुरा लगता है। इनमें के डोर पे ही होता है, वो काफी उदास होता है। फ्लैशबैक में डॉक्टर के को उसकी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स भी काफी हाई हैं। ये सारी चीजें कैंसर की तरफ इशारा करती है, अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। फिर प्रेजेंट में के टेबल पर बैठ जाता है, वो अपनी सारी मेडिसिन को विटामिन सी नाम की बॉक्स में रख देता है। भी के रोने लगता है। फिर के अपना गिफ्ट देखता है जो उसने क्रीम के लिए खरीदा होता है, उसमें एक प्यारा सा क्रीम के लिए लॉकेट होता है। तभी के क्रीम को याद करते हुए कहता है आई एम सॉरी क्रीम, बट मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। फिर के बेड में ही लेटकर बहुत ज्यादा रोता है, वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। शायद के को अब पता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर हमें डायरी दिखाई जाती है। सीन में सिंडी फोटोग्राफी कर रही होती है, वो सबकी फोटो ले रही होती है। तभी सिंडी को वहाँ पर डेंटिस्ट मिलते हैं, सिंडी उसकी भी पिक्चर ले लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों जा रहे होते हैं। फिर डेंटिस्ट मैं इसे डॉक्टर यांग कहकर बुलाऊंगी। तभी डॉक्टर यांग को अपना पेशेंट मिलता है जो चोरी चोरी आइसक्रीम खा रहा होता है। फिर डॉक्टर यांग उसे रोकते हैं, तभी वो पेशेंट भागने लगता है। वो फिर सिंडी से टकरा जाता है जिस वजह से उसकी सारी आइसक्रीम सिंडी के कपड़ों पे गिर जाती है। तभी डॉक्टर यांग आते हैं और कहते हैं तुम मेरे घर चलो, मेरा घर पास ही में है, तुम वहाँ पर जाकर चेंज कर लेना। नेक्स्ट सीन में सिंडी डेंटिस्ट के घर में होती है, वो उन्हीं का एक टी शर्ट पहन लेती है। तभी मिस्टर यांग सिंडी का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं, जिससे सिंडी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। दोनों में करीबियां बढ़ने लगती हैं, दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, दोनों एक साथ डिनर पे जाते हैं, घूमना फिरना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सिंडी का एग्जीबिशन होता है, सभी उसकी फोटोग्राफी की तारीफ करते हैं। फिर सिंडी थैंक यू बोलती है। फिर वो डॉक्टर यांग के पास जाती है, दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, हम दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट में ईशान म्यूजिक स्टूडियो दिखाया जाता है, वहाँ पर पोहान अपने कलीग के साथ कॉपीराइट के बारे में बात कर रहा होता है। तभी दोनों ईची के पास आते हैं और ईची से रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में बात करते हैं, पर वो पूरी तरह से डूबी होती है कहीं और ही। तभी ईची को एहसास होता है। फिर ईची कहती है क्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो? फिर ईची को याद आता है कि आज उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना था पर वो भूल गई। तभी ईची हड़बड़ाहट में वहाँ से निकल जाती है। पोहान कहता है क्या लड़की है ये? तभी पोहान की नजर ईची की डायरी पे जाती है जिसमें ईची ने अकेले की सर्जरी के पैसे जोड़ रही होती है। तभी पोहान उस डायरी को देखता है। नेक्स्ट सीन में हमें पोहान और ईची को एक साथ दिखाया जाता है। पोहान कहता है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से कंप्लेन आई है। अभी ईची सॉरी बोलती है और कहती है आज मेरी वजह से रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शेड्यूल खराब हो गया है, आई एम सो सॉरी। आज ईची टाइम से रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं जा पाई, वजह से बहुत सारा काम खराब हो चुका था। फिर ईची दोबारा सॉरी बोलती है और कहती है प्लीज मुझे फायर मत करना, मैं आगे से याद रखूंगी इन सारी चीजों को। तभी पोहान कहता है कि जाओ अपनी डेस्क साफ करो, तुमने अपने डेस्क को बिल्कुल अपने घर की तरह मेस रखा है। ईची कहती है ओके। तभी पोहान कहता है कि तुम अपने पर्सनल मैटर काम से थोड़ा दूर रखो। तभी ईची कहती है यस सर। तभी पोहान कहता है कि तुम्हारा बेटा कैसा है? ईची कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस सर्जरी के शेड्यूल के बारे में सोच रही हूँ। तभी पोहान कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, यानी फाइनेंशियल हेल्प या फिर हॉस्पिटल फीस वगैरह कुछ भी। तभी ईची से मना कर देती है और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स पैसे ले लूंगी। तभी पोहान कहता है ओके। तभी पोहान कहता है कि आज हमें पॉपिट म्यूजिक स्टूडियो जाना है, कुछ काम है तो तुम तैयार रहना। ईची कहती है ठीक है। तभी ईची पोहान से के की डायरी मांगती है पढ़ने के लिए, वो दे देता है। फिर ईची डायरी लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ईची घर में होती है, फिर वो डायरी पढ़ने जाती है। तभी वहाँ पर केले आता है, वो अपना टॉय लेकर जाने लगता है। फिर ईची उसे गुड नाइट बोल देती है, फिर वो डायरी पढ़ने लगती है। तभी के वॉइस ओवर में कहता है ग्रेजुएशन के बाद मैंने म्यूजिक में करियर बनाने के लिए पॉपिट म्यूजिक स्टूडियो ज्वाइन कर लिया था। अभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें के और पॉपिट म्यूजिक स्टूडियो के बॉस मिस्टर ची को दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉस के को कोई एक कार्ड चुनने के लिए
कहते हैं। जबकि कार्ड चुनने वाला होता है तभी मिस्टर ची उसे डराने लगते हैं। तभी के डरते डरते एक कार्ड चुन लेता है। तभी बॉस कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बता देते हैं। तभी बॉस कहते हैं तुम्हारी जॉब पक्की हो गई, तुम कल से जॉब पे आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में के घर आता है। फिर के एंड क्रीम डिनर करते हैं। कि उसके खाने की तारीफ करता है कि उस क्रीम ने पहली बार अच्छा खाना बनाया होता है। नेक्स्ट सीन में केक का बर्थडे होता है। दोनों एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। फिर दोनों अपना गिफ्ट ओपन करते हैं। दोनों का गिफ्ट बिल्कुल सेम होता है, जो कि एक हेडफोन होता है। फिर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी क्रीम कहती है कि तुम सॉन्ग लिखना और मैं सॉन्ग को गाऊंगी, क्योंकि तुम्हें सॉन्ग गाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तभी केक क्रीम को टीज करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज्यादा अच्छी सिंगर हो। तभी क्रीम कहती है ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को टीज करते हैं, दोनों मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में के म्यूजिक सुनता है। तभी वो एक सॉन्ग लिख रहा होता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे। तभी पीछे से क्रीम विंडो को ओपन करती है। वो के का हेडफोन हटा के खुद पहन लेती है और खुद सॉन्ग को सुनती है। तभी के कहता है कि मिस्टर ची ने कहा है मैं किसी कैटगर्ल नाम के सिंगर के लिए एक सॉन्ग लिखूं। तभी क्रीम कहती है ये कैटगर्ल कौन है। तभी के कहता है कि मैं उसे नहीं जानता कि वो कौन है, मैं उससे कभी नहीं मिला। फिर क्रीम के सॉन्ग को देखती है और उसे पढ़ती है, जिसमें उसने अपनी स्टोरी को एक सॉन्ग बनाकर लिख दिया होता है। तभी क्रीम कहती है ये सॉन्ग रोमांटिक नहीं है। तभी के कहता है कि तुम ही बता दो रोमांटिक सॉन्ग कैसे लिखते हैं। फिर क्रीम उस सॉन्ग को लिखती है और उसे दे देती है। के उस सॉन्ग को देखता है, वो काफी स्माइल करता है। फिर वो क्रीम को देखता है, उसे कहीं ना कहीं क्रीम में लिरिसिस्ट बनने का टैलेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हमें पॉप हिट म्यूजिक स्टूडियो दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर ची और के एंड क्रीम होते हैं। अभी के क्रीम को इस स्टूडियो में लिरिसिस्ट के तौर पे रिकमेंड करता है। तभी मिस्टर ची कहते हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुम्हें बोनी पसंद करेगी। दोनों शॉक्ड होते हैं यह सुन के। तभी के कहता बोनी। तभी पीछे से बोनी कहती है किसने मेरा नाम बुलाया। फिर वो धमाकेदार एंट्री मारती है। उसकी एंट्री से सभी शॉक्ड हो जाते हैं। क्रीम तो ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। फिर मिस्टर ची के एंड क्रीम का इंट्रो देते। तभी बोनी कहती है कि मुझे ऑलरेडी पता है। फिर क्रीम बोनी को हाई करती है। तभी बोनी उसे रूड वे में जवाब देती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट टाइम में हमें पोहान मिस्टर ची और यीची को एक साथ दिखाते हैं। वो दोनों पॉप हिट म्यूजिक स्टूडियो में मिस्टर ची से मिलने आए होते हैं। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर पोहान ने पॉप हिट म्यूजिक स्टूडियो क्यों छोड़ दिया था, उसका रीजन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें बोनी को दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब सा सॉन्ग गा रही होती है, जो ऑफकोर्स पोहान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो काफी इरिटेट हो जाता है। तभी पोहान कहता है कि बोनी तुम इस सॉन्ग को और अच्छे से गाओ। तभी दोनों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। बोनी तो उल्टा पोहान को ही सुना देती है, उसके ऊपर रैप सॉन्ग बना देती है कि यू आर रियली रूड फलाना टिमकाना टाइप। तभी मिस्टर ची आते हैं, वो बोनी का साइड लेने लगते हैं, जिससे पोहान काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो उसी टाइम अपने रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। फिर प्रेजेंट में पोहान मिस्टर ची को बटरिंग करने लगता है, उसे मनाने लगता है और उसे गिफ्ट देते हुए कहता है कि प्लीज मुझे इस सॉन्ग के कॉपीराइट ओनर के बारे में बता दो। तभी मिस्टर ची कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता इस सॉन्ग के कॉपीराइट ओनर के बारे में। आई थिंक बोनी को जरूर इसके बारे में पता होगा, क्योंकि पास्ट में बोनी और क्रीम काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, दोनों एक साथ सॉन्ग बनाते थे। तभी पोहान कहता है कि ये बोनी कौन है। तभी मिस्टर ची कहते हैं कि तुम उस लड़के को कैसे भूल सकते हो जिसकी वजह से तुमने रेजिग्नेशन दिया था। फिर पोहान हंसने लगता है। तभी यीची कहती है कि बोनी वापस कब आएगी। तभी मिस्टर ची कहते हैं वो तो अपने घर से भाग गई। तभी यीची कहती है क्या मतलब वो भाग गई। तब मिस्टर ची कहते हैं डोंट सरप्राइज, उसका बीएफ से झगड़ा हो गया इसलिए वो भाग गई। पोहान वहाँ से चला जाता है। यीची भी उसके साथ जाने लगती है, पर जाने से पहले कहती है कि अगर वो वापस आ जाए तो हमें जरूर बताना। फिर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर यांग को दिखाते हैं। उसकी लव लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी उसके वहाँ पर डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम सिंडी से अभी ब्रेकअप कर लो। डॉक्टर यांग कहते हैं क्यों। तभी डैड कहते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें अपने लिए एक अच्छी मैच्योर लड़की ढूंढनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी फोटोग्राफर के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर लो, क्योंकि डैड की नजर में फोटोग्राफी कोई करियर नहीं है, वो तो बस एक टाइम पास है। तभी डॉक्टर यांग डैड से कहते हैं कि मैं इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा, मैं सिंडी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो प्लीज आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर न करें। तभी डैड अपना फाइनल डिसीजन सुना देते हैं और कहते हैं कि तुम सिंडी से ब्रेकअप कर लो, मैंने तुम्हारे लिए एक डेट प्लान की है, तुम्हें जाना होगा। इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर क्रीम स्टूडियो में होती है, तो वहीं पर बोनी का अजीब सा सॉन्ग गा रही होती है। उस सॉन्ग का नाम होता है म्याऊ म्याऊ लम्मी म्याऊ म्याऊ वगैरह वगैरह। यह सॉन्ग सुन के क्रीम और उसका पूरा स्टाफ बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। तभी मिस्टर ची आते हैं, वो उसे मोटिवेट करने लगते हैं। तभी बोनी अपनी मर्जी से सॉन्ग में कुछ लाइंस चेंज करने लगती है, जो क्रीम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी बोनी कहती है अगर हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे तो सॉन्ग बोरिंग होगा। तभी क्रीम और मिस्टर ची में इसी चेंजेस को लेकर काफी ज्यादा बहस हो जाती है। तभी क्रीम कहती है कि मैं यहाँ पर लिरिसिस्ट हूँ, तो मैं अपने हिसाब से चेंजेस कर सकती हूँ। तभी मिस्टर ची कहते हैं बोनी यहाँ की बॉस है, वो जो कहेगी वही होगा। तभी क्रीम को गुस्सा आता है, वो गुस्से में बोनी के पास जाती है और बोनी जोर से क्रीम को एक
पंच मारती है। बेचारी क्रीम वहीं पर गिर जाती है, जैसे सभी लोग डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में के घर आता है तो वो देखता है कि क्रीम सोफे में ब्लैंकेट ओढ़ के रो रही होती है। फिर के उसके ब्लैंकेट के अंदर जाता है, तभी क्रीम रोते हुए उसे हक कर लेती। फिर के उसे चुप कराता है और कहता है क्या हुआ मुझे बताओ। फिर क्रीम उसे सब कुछ बताने लगती है जो कुछ हुआ था। क्रीम बोनी के बारे में बताती है कि बोनी मेरे सॉन्ग के लिरिक्स में चेंजेस करना चाहती है और उसने मुझे पंच भी मारा। बोनी ने एक्चुअली सॉन्ग में फॉरएवर वर्ड को ऐड कर दिया था, पर क्रीम नहीं चाहती थी कि फॉरएवर वर्ड ऐड हो। क्रीम चाहती थी कि उसकी जगह द नेक्स्ट लाइफ वर्ड ऐड किया जाए। तभी के कहता है द नेक्स्ट लाइफ क्या है। तभी क्रीम कहती है द नेक्स्ट लाइफ एक प्रॉमिस की तरह होता है, वो फॉरएवर नहीं होता। अगर कोई चला जाता है तो वो फॉरएवर नहीं रहता, वो हमेशा के लिए चला जाता है। तभी क्रीम कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि तुम अपने अगले लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तभी के कहता है ह्यूमन। तभी क्रीम कहती है तुम सीरियस होकर मुझे इसका जवाब दो। तभी के कहता है कि मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में। तभी क्रीम उसे रोक देती है, वो अपने फोन से उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग करने लगती है। तभी के कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में एक इयररिंग्स बनूं। क्रीम कहती है सीरियसली इयररिंग्स। फिर के आगे कहता है कि आई ग्लासेस, नोटबुक, बेड। तभी क्रीम कहती है तुम ये सब क्यों बनना चाहते हो। तभी के कहता है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी क्रीम कहती है अजीब बात है। फिर क्रीम कहती है मुझे भूख लगी है, जाओ नूडल बनाओ। नेक्स्ट सीन में पॉकेट म्यूजिक स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ पर क्रीम बहुत ज्यादा सीरियस होती है। वो अपना सॉन्ग बोनी को दे देती है, वो उसके सॉन्ग को पढ़ रही होती है। तभी बोनी कहती है मुझे ये सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आया, जो क्रीम ने चेंजेस किए होते हैं द नेक्स्ट लाइफ। तभी बोनी क्रीम से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। फिर बोनी क्रीम से सॉरी बोलती है, वो भी अभी कल के लिए सॉरी बोलती है। फाइनली अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर बोनी कहती है कि अब तुम मेरी लिरिसिस्ट होगी, तुम ही मेरे लिए सॉन्ग लिखोगी। दोनों काफी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें केक को दिखाया जाता है। फिर क्रीम उसके पास आती है, क्रीम उसे अपने बोनी के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बता देती है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम सिंडी का स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ पर फुल पार्टी वाला माहौल होता है। तभी डॉक्टर यांग सिंडी को प्रपोज करते हैं, वो हाँ बोल देती है। फिर वो रिंग पहना देता है, दोनों में एंगेजमेंट हो जाती है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर यांग दिखाते हैं जो के का इलाज कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर यांग के को टेक केयर बोलते हैं। तभी के को क्रीम का मैसेज आता है। क्रीम उसे बताती है कि आज उसने बोनी के साथ डिनर किया और काफी ज्यादा एंजॉय किया। फिर के उसे मैसेज करता है कि चलो घर में मिलते हैं, और डॉक्टर यांग के को उसके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि तो पूरी तरह फोन में डूबा हुआ है। फिर के को एहसास होता है, वो उसी टाइम सॉरी बोलता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि इट्स ओके। फिर डॉक्टर यांग उसके सॉन्ग के बारे में पूछते हैं। तभी के कहता है मेरा सॉन्ग बहुत ही जल्दी आने वाला है। फिर के डॉक्टर के डैड के बारे में पूछता है। तभी डॉक्टर यांग कहते हैं बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेने वाले हैं इस करियर से। तभी के खड़ा होता है, फिर वो सडनली बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर यांग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो के को उठाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं उठता। तभी डॉक्टर यांग एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर हमें के को दिखाया जाता है जो बेहोश हालत में वहीं पर लेटा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।